जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। एक नारा था जो वोरा साहब, सबका साथ सबका विकास। मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरा साथ नहीं कोई दे रहा। मैंने साथ दिया है जिनका, आज वो मेरा साथ नहीं दे रहे, और कोई हमारी दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं मिला है। और मैं लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि कोई बात नहीं, हमारा जितना था हमने कर लिया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे अगर लोगों की खातिर अपनी जान भी देनी पड़े मैं दे दूंगा। लेकिन शर्म इनको आनी चाहिए जो सरकार में है, कि जिन लोगों के सहारे हमने उनको पुल बनाकर सरकार तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया था, आज आप उनको बिल्कुल पीछे छोड़कर उनकी बात तक नहीं करते। उनकी आज की तारीख में वोरा साहब 39 कैंप्स हैं, जिनका नाम भी कैंप है। वहां अगर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलता है उसके आगे भी कैंप लिखा रहता है। तो आपने एक पूरी बिरादरी को कैंपों में मरने के लिए छोड़ दिया। और 8 मई को जम्मू और कश्मीर में एक संकल्प रैली होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीओजेके के जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग जो जम्मू और कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, वो सभी इस रैली में भाग लेने वाले हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण नेता जम्मू और कश्मीर के देश के इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और क्या कुछ आकांक्षाएं ये रैली लाने वाली है सभी पीओजेके रिफ्यूजीज के साथ, डिस्प्लेस्ड पर्सन के साथ, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजीव चुन्नी जी हैं, जम्मू और कश्मीर एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन और लगातार पीओजे के रिफ्यूजीज की आवाज उठाते रहे हैं। चुन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजीब सर, जिस तरह से एक संकल्प रैली होने वाली है, माना ऐसा जा रहा है कि जितने भी जो पीओजे के डिस्प्लेस्ड हैं वो सारे इस रैली में होने वाले हैं। कितनी उम्मीदें हैं इस रैली साहब? देखें, हालांकि ये रैली जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम कर रहा है, ये ठीक है कि उन्होंने हमसे भी संपर्क किया था और हर उस ऑर्गेनाइजेशन से किया था, चाहे वो छोटी है बड़ी है, कि वो इसमें शामिल हों। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लेकिन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे आज जो हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, जो आज तक नहीं हुए। जैसे लोगों के पुनर्वास की बात है, आज तक कोई पुनर्वास नहीं हुआ। जहाँ कहीं बिठाया उसके आज तक आपको मालिकाना हक तक नहीं मिले। तो ये कहा जाता रहा कि चूंकि इसलिए हम आपको मालिकाना हक नहीं देते कि आपने एक दिन घर वापस जाना है। अब 7 से अधिक दशक हो गए हैं, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सरकार को तय करना है। कई सरकारें आई और चली गई। अब इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है, पहले ये 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दौरा हो गया, तो क्लैश ना हो जाए दोनों कार्यक्रम के अंदर, और वैसे भी सिक्योरिटी रहती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेंज किया गया डेट को, और 8 मई को अब ये तय है। तो ठीक है, अच्छी बात है जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं। रमेश सब्रवाल जी हैं उसके अध्यक्ष, हमारे वो स्थापित हैं, वो भी पीओजेके से हैं। अच्छी बात है, वो करें। मैं कहता हूँ जो भी कोई काम कर रहा है उससे हमारे ही इशू को बूस्ट मिलता है, लेकिन हमारे जो मूल मुद्दे हैं उस पर सरकार कब आएगी, उस पर काम कब होगा। क्योंकि मोदी जी के आने से पहले हमने जम्मू कश्मीर की सरकार से, क्योंकि एक जिद थी केंद्र सरकार की, जब भी हम केंद्र सरकार के पास जाते थे कि हमें फलां चीज़ दे दो, फलां दे दो, तो वो एक शर्त रखते थे। शर्त क्या होती थी, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो ये है कि कोई इंडिविजुअल जो मर्जी मांगे उस पर सरकार निर्णय नहीं लेती। सरकार निर्णय लेती है कि जिस रियासत का वो मुद्दा है, अगर उस रियासत की कैबिनेट कोई रेजोल्यूशन लाए और पास करके केंद्र को सिफारिश करे, तो केंद्र के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि उसको वो मानती है। तो 2014 में अक्टूबर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी कांग्रेस के समर्थन से, तो हमने संघर्ष करके बड़े वर्षों तक जेलें खाई, जेलें भुगती, मारें खाई, काफ़ी हम टार्चर किया गया, केस बने हम पर, लेकिन हमने मजबूर किया सरकार को कि ये पैकेज पास हो। और वो जो पैकेज पास हुआ था उसमें ये था कि चूंकि ये सारी चल और अचल संपत्ति हमारी जो है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो एलओसी के पार पड़ी, जिसका मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला। तो ये तय हुआ था कि कम से कम इन लोगों को, जो तो वाधवा कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें तो 1-1 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन जब कैबिनेट में मामला आया तो उन्होंने 25 लाख रुपए हर परिवार को मिले। वो भी किसको, मुझे और आपको नहीं, ये हमारी चौथी जनरेशन है। ये मिले 1947 के किसी परिवार को जो उस समय ओरिजिनली आया था, और वो 31,000
619 परिवार थे जो रजिस्टर किए गए और 9,500 ऐसे परिवार थे जिनको कई कारणों से इन्होंने रजिस्टर नहीं किया। यानी कुल मिलाकर 42,000 परिवार थे जिनको ये लाभ देना था। और उसके अतिरिक्त ये कहा गया कि हमारे जो बच्चे हैं ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये था कि जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए एक नौकरियों का एक मुफ्त पैकेज हो और वो 8,500 नौकरियों की सिफारिश की गई थी कि इनको दी जाएगा। तो पूरे परिवार का एक सहारा हो जाएगा, फिर सरकार से मांगने की नौबत नहीं आएगी। ये 3 चीजें थी और ये पास होकर मोदी सरकार को गई। तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, वहां मोदी जी आ चुके थे। इन्होंने उसको क्या किया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया उस रिकमेंडेशन को। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यहाँ आती है, हमारे कैंपों में जाती है, हमसे मिलती है, हमारे लोगों की दुर्दशा सुनती है और वो कहती है ये जुल्म है, इतने सालों के बाद आप इंसाफ कर रहे हो, इनको 25 नहीं 30 लाख रुपया मिलना चाहिए और बाकी सारी चीजें। एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा जब तक आप इनको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं करोगे इन लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। तो जो 24 सीटें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में खाली रखी हैं उनमें से कम 8 सीटें इन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि इनके विधायक विधानसभा में बैठकर अपनी बिरादरी के अपने लोगों की बात करें। कुछ नहीं हुआ। सीटों का तो आपने देख लिया कि जब 5 अगस्त 2019 को हमने रीसेटलमेंट एक्ट लाया, हमने दोबारा ताला मार दिया 24 सीटों को। हालांकि हमने भी मना कर दिया और हमने डिलिमिटेशन ने इसलिए मना किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने नहीं रखा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखते तो डिलिमिटेशन कभी मना ना करता। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पहले अरेंजमेंट था असेंबली का उसमें 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, वो दोबारा हुई, कोई दिक्कत नहीं। आपने 9 सीटें और रिजर्व की एसटीज के लिए। अगर आप एसटीज के लिए एक प्रोविजन बना सकते हैं तो पाक अधिकृत आए जम्मू कश्मीर से विस्थापित आए लोगों के लिए क्यों नहीं बना सकते? आप इसका मतलब उनको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं करना चाहते। दूसरी बात, हमारे बच्चों को जो प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलनी थी उसमें कोई खर्चा नहीं था सरकार का, मात्र एक नोटिफिकेशन निकालना था। वो नोटिफिकेशन निकालने में आज 7 साल आपने लगा दिए। फिर हमारे बच्चों को नौकरियों का पैकेज देना था, आपने नहीं दिया। और जो 25 लाख की भी बात थी उसमें से भी मात्र आपने 5.5 लाख दिया और वो सबको नहीं मिला। उस स्कीम में ये था कि 3 महीने के अंदर ये पैसा लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जब किसी को दवाई की जरूरत है, जब किसी को सहारे की जरूरत है, आप तब सहारा नहीं देंगे तो बाद में उसके सहारे का मतलब क्या है? जब वो बेचारा उस मुसीबत से जूझ कर चला जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद इसका मतलब क्या रहता है? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे कुल जो परिवार हैं उनमें से भी आधे लोगों को बीते 7 वर्षों में ये राहत मिली है, जो बड़ी मीगर है, जो बड़ी थोड़ी है। और आधे लोगों को मिली नहीं है और इन्होंने एब्रप्टली यूनिलैटरली फैसला किया और इन्होंने उस स्कीम को क्लोज कर दिया। आधे लोग अभी रहते हैं। एक तो ये जुल्म हुआ हमारे साथ। उसके बाद आप देखें कि यहाँ एक नई कहानी आई, एक एक्ट बनाया सरकार ने, इसी एलजी गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा कि जो लोग पहाड़ी स्पीकिंग है उन्हें हम पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट देंगे और बाद में उनको एसटी का दर्जा देंगे। 4% रिजर्वेशन। हाँ, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारे लोग तो कहीं किसी ब्रैकेट में आते नहीं है, इनको नौकरियां नहीं मिलती, इनका कोई सहारा नहीं है, तो चलो अगर 4% हमें एसटी रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम कहीं खड़े हो जाएंगे। और 3 कंडीशंस थी उसमें। पहली कंडीशन थी कि मेरा क्लैन पहाड़ी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी मेरा ट्राइब पहाड़ी होना चाहिए, तीसरी कंडीशन थी मेरी मदर टंग पहाड़ी होनी चाहिए। मैं तीनों क्वालिफाई करता हूँ। मेरे किसी भी विस्थापित परिवार के स्टेट सब्जेक्ट उठा लो पुराने, उनके मदर फादर दादा दादी के, उसमें लिखा क्या है कि एट प्रेजेंट जम्मू, लेकिन ओरिजिनली दे आर फ्रॉम मीरपुर और मुजफ्फराबाद और पुंछ। यानी सरकार हमें आज भी कहती है कि हमारा लियन आज भी वहां है, आप विस्थापन की वजह से यहाँ बैठे हो। तो मैं पहाड़ी क्यों नहीं हूँ? मैं तो पहाड़ी स्पीकिंग हूँ, मेरा क्लैन पहाड़ी है, मेरा ट्राइब पहाड़ी है
और ये मैंने इनको एक दरख्वास्त दी, मैंने कहा आप इसको इशू करिए ताकि मैं अपनी बिरादरी के लोगों को भी कहूँ कि आप भी जाकर लीजिए ताकि आपको कहीं आगे चलकर फायदा हो। और आप यकीन जाने वोरा साहब, मुझे 3 महीने तक इन्होंने ना तो दिया ना इनकार किया। हार के हम हाई कोर्ट चले गए, निकालते रहे। हाँ, हाई कोर्ट में 21 फरवरी को जस्टिस पुनीत गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर इस पर आप अपना फैसला करिए, यस और नो। और वो सर्टिफाइड कॉपी मैं इनको 24 फरवरी को देता हूँ, कल 24 है, 2 महीने हो जाएंगे कल अप्रैल को। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं, मेरा फोन नहीं उठाते, डीसी साहब नहीं उठाते, तहसीलदार कंसर्न नहीं उठाते जिसको एप्लीकेशन दी हुई है, एडिशनल डीसी नहीं उठाते, कोई आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम चिट्ठियां लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को, उसका जवाब नहीं आता, हम जीएडे को लिखते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता। अरे भाई साहब, जो कानून आपने बनाया है, जो एक्ट आपने बनाया है, मैं उस एक्ट के फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूं। अगर मैं आता हूं तो मुझे बोलिए ले जाइए, मैं नहीं आता तो बोलिए नहीं ले जाइए। आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं कहता हूं कि आपने बात मूल रूप से शुरू की थी कि यहाँ संकल्प रैली होने जा रही है। संकल्प रैली मैंने आपको बताया जैसे कि एक दूसरा संगठन कर रहा है, हालांकि वो हमसे जुड़ा मामला है, हम उससे कभी दूर नहीं रह सकते। हमने अपील भी की है अपने लोगों को कि इस संकल्प रैली में जाना चाहिए। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, अगर इसमें अमित शाह जी आते हैं तो और 4 चांद लगेंगे, हमारी मांगों को भी सुना जाएगा, और भी बातें होंगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जातियां हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। एक नारा था जो वोरा साहब, सबका साथ सबका विकास, मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरा साथ नहीं कोई दे रहा, मैंने साथ दिया है जिनका, आज वो मेरा साथ नहीं दे रहे, और कोई हमारी दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं। पर आपको लगता नहीं, जिस तरह से अमित शाह जी पिछली बार भी आए थे, उन्होंने वहीं से स्टेज से पीछे जो गुज्जर खड़े थे, पहाड़ी लोग खड़े थे, उनको कहा था कि अब आपका भी सीएम जो है वो जम्मू कश्मीर का बन सकता है। पर जब पीओजे के रिफ्यूजीज के पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ से तो कभी कोई नेता निकल नहीं पाएगा, यहाँ से तो कभी कोई सीएम नहीं बन पाएगा? देखें, हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आप हमें विस्थापित होने के नाते जो हमारी 24 सीटें हैं उनमें से हिस्सा दे देते तो हम शायद पहाड़ी स्टेटस को क्लेम ना करते। आपने हमारा वो दरवाजा बंद कर दिया सादा सादा के लिए, और बड़ी ईमानदारी दिखाई पूरे देश और दुनिया को कि हम उन 24 सीटों को बंद रख रहे हैं। क्यों बंद रख रहे हैं भाई? जब 14 लाख मेरा विस्थापित हिंदू सिख यहाँ बैठा है, पुंछ से, मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, आप उनको दीजिए ना। ये सीटें किसके लिए हैं? सीटें पेड़ पौधों के लिए नहीं होती, कोई नदियों नालों के लिए नहीं होती, सीटें लोगों के लिए होती हैं। लोग यहाँ उपलब्ध हैं, आप दीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे पास नहीं है, वो पार पड़ी हैं, आप नॉमिनेशन दे दीजिए। लेकिन अगर आप एसटीज के लिए 9 का प्रोविजन करते तो हम हमारे लिए भी कर सकते थे। एक तो आपने हमारा ये रास्ता बंद कर दिया। अब हम जब पहाड़ी स्टेटस की बात करते हैं, क्योंकि कोई तो हमें चाहिए जीने के लिए, कोई सहारा आप हमें नहीं दे रहे, आपने हमारे सारे 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 बंद कर दिए। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी आप नहीं मान रहे, मुझे बताएं आप किसको मानेंगे? देखें, डेमोक्रेसी के पिलर हैं मीडिया, हमने मीडिया के द्वारा भी सुनाई बात, किसी ने नहीं सुनी। दूसरा पिलर जो ये हमारी जुडिशरी थी, इसने भी कहा भाई 2 महीने के अंदर करिए, कोई नहीं सुन रहा। अब हमने थक हार कर ये फैसला किया है। मेरे लोग हालांकि वॉलंटियर होके कह रहे थे कि हम आगे होंगे, मैंने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं आपकी जान कुर्बान करूं। मैंने कहा है कि इस महीने के आखिर तक, अगर 30 अप्रैल तक सरकार हमें पहाड़ी स्टेटस देने का कोई फैसला नहीं करती, मेरे बाकी जो मुद्दे हैं, हमारे जो बची हुई हमारी राशि है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड की थी और हमारी कैबिनेट में, और उसके अलावा हमारे बच्चों के लिए जो आरक्षण की बात हुई थी, हमारी सीटों की बात हुई थी, अगर उस पर कोई विचार नहीं करती है तो मैं खुद मई माह की वजह से मिला है। और मैं लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि कोई बात नहीं, हमारा जितना था हमने कर लिया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे अगर लोगों की खातिर अपनी जान भी देनी पड़े, मैं दे दूंगा। लेकिन शर्म इनको आनी चाहिए जो सरकार में है
कि जिन लोगों के सहारे हमने उनको पुल बनाकर सरकार तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया था, आज आप उनको बिल्कुल पीछे छोड़कर उनकी बात तक नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते। इनको पूछना चाहिए अपनी ब्यूरोक्रेसी से कि भाई साहब, एक कानून जब सबके लिए बना है तो उस कानून में भेदभाव क्यों हो रहा है? ये लोग कहाँ जाएंगे मुझे बताइए। आप मेरी सीटों को लॉक कर देते हो, जब मैं पहाड़ियों की तरफ आता हूँ आप उसको लॉक कर देते हो। आखिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? मैं कहता हूँ कोई रास्ता नहीं है। मेरे बाद मेरे बड़े सारे साथी हैं, मैंने नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया कि सरकार अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, कहीं उनको कोई किसी दूसरे केस में ना वो उलझा दे। हमने कहा है कि मेरे बाद मेरा एक एक साथी रोज का कहीं ना कहीं ये करेगा, और ये सारे जितनी भी हमारी जाने जाएंगी, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई होगा वो जम्मू कश्मीर की और केंद्र की सरकार होगी, जो आज हमें बिल्कुल जो है उसने बिल्कुल एक तरह से डंप कर दिया, फेंक दिया। पर ऐसा क्यों लग रहा है? वो वोट भी डाल रहे हैं पीओजे के रिफ्यूजीज पिछले 70 सालों से लगातार हर एक सरकार चुन रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो देश की सरकार हो, फिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्या ऐसा कारण है कि क्या ऐसा बेनिफिट सरकार को नहीं दिख रहा कि ये लोग अगर किसी सत्ता पर पहुंचेंगे तो वो शायद सरकार के लिए हानिकारक होगा या उनको फायदा नहीं मिलेगा? देखें, जो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो है ये वैली सेंट्रिक है, आज उनकी सरकार है और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण वैली का वो लोग कर रहे हैं। ये सत्ता के अंदर कोई खराबी है, जो लोग इस पर आकर बैठते हैं उनका चाल चलन, चरित्र, चेहरा वही होता है जो पहले शासक का रहता है, वो बदलता नहीं है। सरकारें बदलती हैं लेकिन चाल चलन, चरित्र, चेहरा, उस सीट में कोई एनर्जी, हाँ, उस सीट में कोई इस तरह की एनर्जी। आज भी आप देखें, सारे काम कश्मीर के लिए हो रहे हैं। आप घाटी के विस्थापितों को कंपैरिजन कर लें मेरे साथ, मैं कहता हूं कि मेरे 70,000 लोग हिंदू सिख जिनकी जानें गई हैं, हमारी लड़कियों को उनके साथ रेप किए गए, उनको उठा कर ले गए, आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गई, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चली गई, कोई पता नहीं है। मेरी कोई फाइल नहीं बनी, पीओजेके की कोई फाइल नहीं बनती। फाइल बनती है उस कश्मीर की जो हमारे काफी सालों के बाद जाकर वो घटना घटित होती है। मैं नहीं कहता कि वो कोई छोटी त्रासदी थी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सभी को इतनी आंसू आते हैं उस उनके हादसों पर, क्या कभी मेरी उन 70,000 मौतों पर आपके आंसू नहीं निकले? और इनको ये याद होना चाहिए, अगर मेरे लोग भागने का फैसला कर लेते तो ये सारा ही जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान होता, लेकिन हमने लड़ने का फैसला किया, हमारे लोग मरे, कुर्बानियां हुई, जब कोई चारा नहीं रहा तब घर छोड़ा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में आपको हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, लेकिन पीओजेके में जाइए, एक भी हिंदू सिख जिंदा नहीं है, या मार दिया, या भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। तो इतना जुल्म जिसके साथ हुआ हो, आप उसकी बात ना करें और आपको शर्म आती हो, और आप ये सोचें कि ये लोग तो मेरी जेब में है, लेकिन दूसरी तरफ आप कश्मीर से आए लोगों के लिए दिन रात एक आंसू बहाओ और एक के बाद एक आपको उनके लिए वो योजनाएं बनाओ। मैं नहीं कहता नहीं बनाइए, वो योजनाएं मेरे लिए क्यों नहीं बन सकती? आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए ना, आप बोलिए जो एक को मिलेगा वो दूसरे को मिलेगा, वो तीसरे को मिलेगा। मेरे लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन आप एक ही तरफ चली जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आप में फर्क क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या, पीडीपी क्या, कांग्रेस क्या, ये कश्मीर घाटी की तुष्टीकरण करते रहे। आज भाजपा उससे ज्यादा तुष्टीकरण कर रही है। ये क्या है? बिल्कुल दे रही है। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, लोग देख लें, इतिहास देख लें, लोग कंगाल कर देख लें, सारी चीजें सामने हैं। तो ये बातें हैं, हमारा दिल कहीं ना कहीं रोता है, अंदर से दुखता है। हम कहते हैं ये क्या हो रहा है? अपनी मेहनत से कोई खड़ा हो गया, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो सरकार ने करना था, उसकी जो एक संवैधानिक उसकी जो ड्यूटीज थी, जो उसके काम करने का जो उसको अधिकार मिले थे, उसमें वो चूक रहे हैं। आप देख लें जो कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं करता, किसी फोरम पे बात नहीं होती, किसी जगह कोई आदमी बैठकर चिंतन नहीं करता, मंथन नहीं करता। हमारे आज की तारीख में वोरा साहब 39 कैंप्स हैं, जिनका नाम भी कैंप है। वहां अगर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलता है उसके आगे भी कैंप लिखा रहता है। तो आपने एक पूरी बिरादरी को कैंपों में मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आप सैटेलाइट टाउन बनाए, वहां ले गए, शिफ्ट किया, बेहतर जिंदगी दी। अच्छा किया आपने उनको बेहतर जिंदगी दी। क्या मैं बेहतर जिंदगी जीने का अधिकारी नहीं था? मेरे लोग आज 80% से ज्यादा जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। कौन उठाएगा इन्हें?
मेरे में तो ताकत नहीं है, क्योंकि मुझे आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दी। आप देते हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमारे लोग भी असेंबली में खड़े होकर बोलते, शोर करते अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन आपने हमारे हाथ भी बांध दिए, हमारा मुंह भी बंद कर दिया और हमारे अधिकार भी छीन लिए। तो अब क्या रास्ता बचता है? ये आदमी एक्सट्रीम स्टेप उसलिए लेता है, उस समय लेता है जब उसको लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लड़ तो सकते नहीं सरकार से। सरकार एक बड़ी, एक सशक्त सरकार है, बड़ी ताकतवर होती है सरकार। हम कहते हैं भाई हम मांग मांग के अपने अधिकारों को थक चुके हैं, हर तरह से एजिटेशन भी किया, सड़कों पर भी उतरे, हर चीज की। अब क्या चारा बचता है? इसलिए हमने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अब जो 8 तारीख को जो एक संकल्प रैली होने वाली है उसमें आप शिरकत करेंगे? उससे पहले आप मांग करते हैं कि नहीं, सरकार को हमारे साथ बैठना चाहिए, पीओजे के रेफ्यूजीज के साथ मुलाकात करे और कोई एक कंक्रीट जो स्टेप्स है वो उठाए? देखें, 8 तो बड़ी दूर है, हमने तो इनको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है। 30 अप्रैल में 5-6 दिन ही बचे। 30 अप्रैल के बाद हम 1 या 2 तारीख को अपनी हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हम फैसला करेंगे कि हमें किस दिन ये स्टेप उठाना है, कैसे उठाना है, कौन सी जगह होगी, क्या समय निश्चित होगा, बिरादरी के कितने लोग उसके गवाह बनाने हैं, कितने लोगों को बुलाना है, ये तब तय होगा। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। 8 का प्रोग्राम अपनी जगह है, वो होता रहेगा, उसमें मैं नहीं भी जाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जाऊंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जाना है। और मैं कहता हूं जाना भी चाहिए, क्योंकि चलो अगर कुछ नहीं हुआ तो थोड़ी सी आवाज अगर और बुलंद हो जाए तो कहीं ना कहीं किसी कान तक पहुंचेगी। तो वो एक अपना कार्यक्रम है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे लोग निराश हैं, नाराज हैं, और एक तरह से वो, आप कह लें कि वो ये उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि अब कुछ होने वाला है। वो सोचते हैं जी अब कोई भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली, उसके दरवाजे बंद हैं। जिस पे उम्मीद थी वो नहीं कुछ कर रहे, तो दूसरे कैसे करेंगे? तो साफ तौर पर एक बड़ी बात जो है वो राजीव चुन्नी जी ने कही है कि 30 अप्रैल से पहले अगर सरकार, जम्मू और कश्मीर की सरकार, केंद्र की सरकार को मिलकर इन 3-4 मुद्दों पर, पहाड़ी स्टेटस को लेकर बात नहीं करती, या रिजर्वेशन को लेकर, या जो जो एक पहले से ही सरकार ने खुद कहा था कि एक अमाउंट जो दी जाएगी पीओजे के रेफ्यूजीज को वो नहीं दी जाती, तो एक एक्सट्रीम स्टेप जो है राजीव जी और इनके साथी ले सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि वो ये स्टेप ना लें तो उससे पहले सरकार को एक कंक्रीट प्लान जो है वो बनाकर इनके पास आना होगा और इन फैसलों पर उन्हें जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो पीओजे के रेफ्यूजीज को देना होगा। देखना ही होगा कि ये अमित शाह जो प्रधान माना जा रहा है कि 8 तारीख को आने वाले हैं, उससे पहले जम्मू और कश्मीर और केंद्र की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, और एक बड़ी वेव जो 2014 में जो शुरू हुई थी पीओजे के रेफ्यूजीज की, वो अब कहाँ तक पहुंचेगी, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर में भी बात चल रही है कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन से पहले क्या तोहफा पीओजे के रेफ्यूजीज को मिलता है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ द न्यूज़ नाउ, जम्मू।